विशेष पेशकश इंडिया डिसाइड्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। महज 3 महीने का वक्त और पलट गई बाजी। आज 4 राज्यों की 18 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हुए पहले बड़े चुनाव ये रहे हैं जिनमें बीजेपी को निराशा हाथ लगी है। सबसे ज्यादा चौंका देने वाले परिणाम बिहार से आए हैं, जहां महज 3 महीने पहले 80% सीटें जीतने वाली बीजेपी का ग्राफ आधा हो गया। अब सवाल ये है कि क्या ये सत्ता का सबक है, क्या लहर का असर कम हो रहा है, या फिर ये क्षेत्रीय सियासत और जरूरतों का नतीजा है जिसमें राष्ट्रीय लहर का कोई मतलब नहीं। आज की चर्चा में हम इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। सियासी शहमात के खेल में कब बाजी किसकी पलट जाए कुछ कह नहीं सकते हम। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार बना है, जहां 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। 3 महीने पहले तक बिहार में जहां बीजेपी की सियासी ताकत एक तरफा दिख रही थी, बीजेपी का जो गठबंधन था वो सबसे मजबूत गठबंधन बनकर उभरा था। वहीं ताजा नतीजे बता रहे कि बीजेपी को अभी और पसीना बहाना होगा। दूसरी जगहों के नतीजे भी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी ही बजा रहे हैं। लालू की लालटेन जल उठी है, तीर का निशाना सटीक है, हाथ को सहारा मिल गया है। तो वहीं सियासी मुश्किलों के भंवर में कमल मुरझाया सा खड़ा है। जीत के चौके की रौनक फीकी है क्योंकि बड़े छोटे भाई ने छक्का लगा दिया है। ये सियासत की वो दिलचस्प हकीकत है जिसने लहर के असर की कसर महज 3 महीने में निकाल दी। बीजेपी चिंतित है और हारने का वही रटा रटाया जुमला दोहरा रही है जो अमूमन ऐसे हालात होने पर सभी बोलते हैं। हमें उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया है। ये पूरी तरह हम प्रदेश के लोग, बिहार प्रदेश के हम सब जितने नेता हैं, ये हम लोग अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं और इसका केंद्र से कोई संबंध नहीं है क्योंकि ये राज्य का चुनाव था और इसमें हम राज्य के नेताओं ने ही प्रचार प्रसार किया था। लेकिन मसला सिर्फ इतना भर नहीं है। बिहार की हांडी में पकते सियासी चावल का हाल सिर्फ 10 दानों की गर्मी ने बता दिया है। जरा सीटों के आंकड़ों पर गौर करिए। बीजेपी 4 सीटें, आरजेडी 3 सीटें, जेडीयू 2 सीटें और कांग्रेस 1 सीट। सवाल ये कि महज 3 महीने पहले बिहार में 80% कामयाबी का सेंसेक्स 40% कैसे हो गया? क्या लहर की रफ्तार कुंद होने लगी है? अगर ऐसा है तो यकीनन बीजेपी के लिहाज से ठीक नहीं, क्योंकि 4 राज्यों के किले भेदने बाकी हैं जिनके लिए कुरुक्षेत्र बस सजने ही वाला है। गठबंधन ही है। अभी तो ये महा शब्द जो है वो संपूर्ण भारत में हो जाएगा तब इसको इस्तेमाल करना हो। इसलिए ये हमारा अनुमान जब किया था तभी ये हमारे मन में था कि इसके चलते जो जनता बटी है वो एक हो जाएगी। दरअसल बिहार अहम है। अहम इसलिए क्योंकि उसने रास्ता दिखाया है उन तमाम दलों के लिए जिनका सियासी वजूद डगमगा रहा है। राजनीतिक सुनामी की चपेट में आए सूरमा जख्मों को भूले नहीं हैं। सो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि सिद्धांत पर एकजुट हो जाएं तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए। बिहार में महागठबंधन के जरिए डंका पीट रहे नीतीश कुमार बिहार के बहाने इशारों में बुलावा दे रहे हैं। ये नतीजे आए हैं वो साफ संकेत दे रहे हैं। अभी और प्रयत्न करने होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। संकेत स्पष्ट है और इसका संदेश भी स्पष्ट है। वहीं लालू ने सोशल मीडिया की चिड़िया पर सवार होकर कथित भूल सुधार के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद दिया है। लालू ने ट्विटर पर लिखा है कि महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए बिहार की मालिक जनता का धन्यवाद। देश भर के मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में हुई भूल को सुधारा है। गठबंधन पर बिहार की जनता ने मुहर लगा दी है और ये बिहार की बहुसंख्यक आबादी की जीत है। सामाजिक न्याय के नए एजेंडे और विकास के साथ आर्थिक न्याय के युग की शुरुआत होगी। बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी हुए चुनाव ने एनडीए के लिए खतरे की घंटी बजाई है। पंजाब की 2 सीटों में से 1 अकाली दल तो 1 कांग्रेस के खाते गई है, तो एमपी की 3 में से 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस के हिस्से आई हैं। कर्नाटक की 3 सीटों में से 2 पर कांग्रेस का झंडा बुलंद हुआ है। ये दोनों सीटें बीजेपी के खाते में थी। हालांकि 1 सीट पर बीजेपी ने अपनी प्रतिष्ठा बचा ली है। उपचुनाव कुल 18 सीटों पर हुए थे, जिनमें एनडीए के खाते में सिर्फ 8 सीटें आई हैं, जबकि 10 सीटें छिटक गई हैं। मौका अच्छा है तो विरोधी खुलकर सवाल उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के अब
विपरीत परिणाम आने लगे, उससे उलट परिणाम आने लगे। इससे साबित होता है कि जो भाजपा की प्रति जो लोगों का रुझान लोकसभा चुनाव के दौरान था वो अब नहीं रहा है। लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता करती है। बीजेपी चाहे तो इन चुनावों को छोटा मानकर इनकी अहमियत से इनकार कर सकती है। ये भी हो सकता है कि नतीजों के आधार पर लहर के असर के आकलन को जल्दबाजी बता दे, लेकिन इस बात से किसे इनकार होगा कि आम चुनाव के महज 3 महीने बाद हुए इन पहले चुनावों ने नए सत्तातंत्र का विश्लेषण कर दिया है, जो सबक भी है और चेतावनी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए लखनऊ से बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ल, राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव साहब हैं और इसके अलावा पटना का हलचल बताने के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता साकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन ओपनिंग कमेंट और जर्नलिस्टिक एस्पेक्ट की बात करें, विक्रम राव जी, इस बाईपोल्स में अगर अभी तक हम उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक की बात कर लें, हम बिहार कर्नाटक की बात कर लें, क्या आपको लगता है कि जो 21 सीटें हैं, जो आंकड़ा हमारे पास है उसमें 21 सीटों में यूपीए के खाते में 13 गई, एनडीए के खाते में 8 गई हैं, तो इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या इसे मोदी इफेक्ट छूमंतर हो गया उससे हम जोड़ें, या फिर क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी को संगठन स्तर पर ज्यादा मेहनत करनी है, इस एंगल से देखें? न्याय का बहुत अच्छा क्या उत्तराखंड भी जोड़ दिया, क्योंकि व्यापक दृष्टि से देखें तो चुनाव के मतलब क्या है। गैर भाजपाई पार्टियों के लिए जलसा का दिन तो है आज। वो बहुत खुश होंगी कि अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, वो प्रसन्न है कि कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनेगा। उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक पार्टी का जो तंत्र था वो कमजोर होगा जी। लेकिन इसके साथ ये प्रश्न उठता है कि बिहार में जो उपचुनाव हो रहे हैं क्या उनके लिए संकेत है? लेकिन इसकी विश्लेषण पहले निहारिका मैं उत्तर प्रदेश में अगले महीने होने वाले 12 उपचुनाव से जोड़ना चाहूंगा। बिहार में और बाकी जगहों में संदेश गया है भाजपा और गैर भाजपा। एक जमाने में कांग्रेस गैर कांग्रेस होती थी। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हो रहा है। मायावती चुनाव नहीं लड़ रही है और कांग्रेस भी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो परोक्ष रूप से ये सीधा चुनाव होगा, गैर भाजपा के वोट नहीं बटेंगे जैसा बिहार में हुआ है। अगर बिहार का ये बात हुई तो 12 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही दुष्कर बात हो जाएगी। और रही संकेत की, संदेश की, ये तो स्पष्ट है, स्थानीय मामला कहें या राष्ट्रीय मामला कहें, वोटर तो वही है, मतदाता वही है। नाली के बारे में ही समस्या होती है तो लोकसभा चुनाव में वही उठता है। हाँ। साफ बात ही है। तो निहारिका मुझे लगता है कि स्थानीय ये जनमानस का प्रतिबिंबन था ये परिणाम। लेकिन एक दुखद बात जरूर है कि नीतीश, जिसकी लोग तारीफ करते हैं सुशासन के बाबू करके, वो जाके एक मस्खरे राजनेता लालू यादव से फिर जुड़ गए। फिर अवसर बिल्कुल सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता करा, लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी को सिर्फ 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। वो बीजेपी जिसके गठबंधन ने 31 सीटें जीती थी। पंजाब, कर्नाटक की हम बात करें तो थोड़ी मायूसी इसलिए लगी क्योंकि पंजाब और कर्नाटक में इतना अच्छा प्रदर्शन वैसे भी लोकसभा चुनाव में नहीं था। हालांकि कर्नाटक में 17 सीटें जीती। मध्य प्रदेश से उम्मीद थी, लेकिन मध्य प्रदेश में भी 2 सीटें, 1 सीटें यहां पर नहीं जीती। उत्तराखंड, जहां की राजनीति कब किसकी हो जाए पता नहीं, लेकिन 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। मेरे साथ बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ल भी जुड़े हुए हैं। शिव प्रताप जी, उत्तर प्रदेश में भी 11 सीट और 1 लोकसभा सीट जो खाली हुई है उसके लिए उपचुनाव होना है। संगठन अब ये जो रिजल्ट आए अभी तक के 5 राज्यों के लिए, किस तरीके से आप लोग के लिए आई ओपनर है? देखिए निहारिका जी, उत्तराखंड का जो रिजल्ट आया वो हम सभी लोगों के लिए थोड़ा निराशा का जरूर रहा। अभी जो 18 सीटों का उपचुनाव हुआ है, उस उपचुनाव में 7 नहीं बल्कि बीजेपी 8 सीटें जीती और एक अकाली दल लेकर के 9 सीटें हुई। हाँ। तो इस तरह से ये कहिए कि एनडीए 9 सीटें और शेष जो है 9 सीटें आई हैं। कांग्रेस का एक अपना वर्चस्व कर्नाटक में भी रहा, जिसके आधार पर उसने 2 सीटें वहां प्राप्त की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस वर्सेज बीजेपी की ये स्थिति हमेशा रही, तो 2 सीटें बीजेपी जीती और 1 सीट जो है कांग्रेस जीती। बिहार की स्थिति जहां तक मैं समझता हूं कि बिहार में एक जातीय स्वरूप स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था और ये लोग काफी जब से एक हुए, जैसे अभी श्री
विक्रम राव जी ने कहा, और वो सही उन्होंने कहा कि एक मस्खरे नेता से नीतीश कुमार आकर के जुटे, वह इस से जुटे कि उनको अपना प्रताप शुक्ला जी, क्या एक कारण ये भी हो सकता है? ठीक है, आपने कहा कि सत्ता के लिए वहां पर सिद्धांतों से समझौता कराए और कमंडल को रोकने के लिए मंडलवादी ताकतें एक साथ आए, इसकी बात करके वोट को बांटकर तीनों पार्टियां एकजुट हुई। जाहिर तौर पर तीनों पार्टियों के वोट भी एकजुट हुए, जिसके कारण इस महागठबंधन को, बिहार के महागठबंधन को लाभ मिला। लेकिन एक आरोप आप पर भी लग रहे हैं, जब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस यूनाइटेड थी तो बीजेपी जो केंद्र में सरकार बना चुकी है, लोकसभा में प्रचंड जीत हासिल कर चुकी है, आपने दमदार कैंडिडेट नहीं उतारे साहब। आपको दमदार कैंडिडेट उतारने थे, डमी कैंडिडेट उतारते तो फिर आप हारेंगे ही ना। 4 जो सीटें वो भी मोदी लहर के कारण मिली हैं, अगर कैंडिडेट ही दमदार ना उतारते तो। नहीं, हम ये इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि कहीं हमारे कैंडिडेट ऐसी स्थिति में रहे हों जो कमजोर हुए हों, लेकिन आज मोदी लहर कम है इसको नहीं कहा जा सकता है। अच्छा। इस चुनाव में और उस चुनाव में अंतर यह है कि अगर राष्ट्रपति प्रणाली इस देश में होता तो शायद मोदी की प्रतिशत जो है मत की वो 80% हुई होती, 20 में सभी लोग रहे होते। आज की भी स्थिति में मोदी के ग्राफ को अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं कहीं भी कम नहीं हुआ है। स्थानीय आधार पर जरूर कुछ ऐसी बिल्कुल काम कर रहे हैं और उन्होंने भी 60 महीने का समय मांगा है। मैं समझता हूं कि उसको हमको ठीक करने की बिल्कुल उन्होंने भी 60 महीने का समय मांगा, काम कर रहे हैं। लेकिन आप ये मानिए कि बाइपोल इलेक्शन का जो रिजल्ट है 21 सीटों का, ये आप लोग के लिए आई ओपनर है। बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अगर काम कर रहे हैं, उपलब्धि जन तक पहुंचाइए। महंगाई, भ्रष्टाचार और इस तरीके के मामले रोज आ रहे हैं, उस पर केंद्र सरकार काम तो कर रही है, लेकिन किस रूप में, कितने व्यापक स्तर पर, यह भी जानने की बहुत जरूरत है। लेकिन फिर भी ये बाइपोल से बहुत सबक संगठन को लेने की जरूरत है। जी मीडिया संवाददाता पटना से साकेत हमारे साथ जुड़ गए। साकेत, मंडलवादी ताकतें एक हुई कमंडल की राजनीति को रोकने के लिए और ये बोला गया कि भाई हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, हम एकजुटता दिखाएंगे और ये गठबंधन, महागठबंधन पूरे देश में फैलेगा। ऐसा ही किस तरीके का माहौल दिख रहा है? क्या ये जो जीत है वो इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक, आरजेडी का वोट बैंक और जेडीयू का वोट बैंक कंबाइन हुआ है, या बीजेपी की हार इसलिए है क्योंकि इस महागठबंधन के ऑपोजिट वो एक दमदार कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं कर पाई? देखिए, बिल्कुल निहारिका, जो बातें लगातार की जा रही थी जब ये महागठबंधन बना था, उस समय ये आधार ये था उसका कि बीजेपी को रोकना है। इस महागठबंधन को बनाने से पहले जो आधार इन पार्टियों ने दिया था कि बीजेपी को रोकना है, और जिस तरह से बीजेपी विरोधी जो पार्टियां हैं उसके जो वोट्स वो अलग अलग पार्टियों के जो वोट हैं वो अलग अलग बंट जा रहे हैं, उसे एकजुट करना है ताकि जो वोट शेयर हो वो बीजेपी के वोट शेयर से ज्यादा हो। और इसी आधार पर ये जो महागठबंधन निहारिका बना था वो आधार यही था। और जो उपचुनाव के आज नतीजे आए हैं वो कहीं न कहीं उस बात की पुष्टि भी कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव जीते हैं महागठबंधन के कैंडिडेट, माना जाता है कि भागलपुर एक विधानसभा क्षेत्र की बात अगर हम कर ले तो वो गढ़ माना जाता है बीजेपी का। अब से 23-24 साल से बीजेपी लगातार उस सीट पर जीत हासिल करते रही है विधानसभा के लिए। अब उस सीट पर जब कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है ये किसी से छिपी नहीं है। अगर कांग्रेस अकेले वहां से चुनाव लड़ती तो शायद ही वहां पर कांग्रेस को जीत मिल पाती, क्योंकि जो स्थिति है वो किसी से नहीं छुपी है बिहार में कांग्रेस की। शिव प्रताप शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी अब संगठन कितना तैयार है? पहले तो मोदी और राजनाथ की जोड़ी ने लोकसभा चुनाव तक आपको दिल्ली तक पहुंचाया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की बारी है, हरियाणा में चुनाव, महाराष्ट्र में है, JNK है जहां पर आप लोग मिशन 44 की बात कर रहे हैं। अमित शाह अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद इतना झटका, कवर अप कैसे करने वाले हैं आप लोग? देखिए, अमित शाह अध्यक्ष बने हैं और राजनाथ सिंह जी का एक अपना अलग स्थान है। मोदी जी और राजनाथ जी ने दोनों मिलकर के जो है बहुत परिश्रम किया और उस परिश्रम का परिणाम भी आया है। आज अमित शाह जी अध्यक्ष बने हैं तो स्वाभाविक रूप से अमित शाह की भी महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश में भी रही, अन्य स्थान पर भी रही है। उसी को देखते हुए अमित शाह जी को अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया है। जिस समय पदभार सौंप रहे थे उस समय माननीय श्री राजनाथ सिंह जी स्वयं इस बात को कहे। प्रताप जी, मेरे पास समय की बहुत कमी है, थोड़ा माफी चाहूंगी, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। बस आपसे इतना पूछना है कि ये जो लॉस हुआ है इसको कवर अप कैसे करेंगे? आने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने और अभी उत्तर प्रदेश में भी बाइपोल्स हो रहे, कवर अप स्ट्रैटेजी क्या है पार्टी की?
क्योंकि यहाँ पर भी एसपी बीएसपी आपके साथ। नहीं, हम इसको समझ करके कि जहां भी हमारी कमियां हुई हैं उस कमियों को दूर करेंगे, क्योंकि स्वाभाविक रूप से ये राजनीति में ये होता है, और दूर करने के बाद हम निश्चित रूप से अगला चुनाव जीतेंगे, इस विश्वास के साथ हम चल रहे हैं ना। ठीक है, बीएसपी तो माईपोस्ट लड़ नहीं रही है, लेकिन सीधा मुकाबला यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, जिन पर हमेशा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी मैच फिक्सिंग का आरोप लगाती है तुष्टीकरण के लिए। आपका सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी से, और आप मानिए कि लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव में समीकरण अलग हो जाते हैं, ये आप मानते हैं ना? नहीं, हम ये मान करके चल रहे हैं निहारिका जी, लेकिन समाजवादी पार्टी उतनी ही पूरी तरह से बदनाम हो चुकी है, अपने कार्यों में पूरी तौर पर फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री तक की स्थिति कोई ऐसी नहीं रह गई है कि जिससे लोग उनको ये कहें कि ये पास हुए हैं। तो मैं लगता है कि समाजवादी पार्टी को हम बहुत अच्छी पटकनी यहाँ उत्तर प्रदेश में देंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको मेहनत करने की बहुत जरूरत है। कॉन्फिडेंस है यहाँ पर, कॉन्फिडेंस है, लेकिन मेहनत करने की जरूरत है। साकेत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, शरद यादव ने बोला कि अभी ये गठबंधन, ये महागठबंधन तब होगा जब हम देश के अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे और पूरे भारत में बीजेपी को रोकने के लिए महागठबंधन पेश करेंगे। क्या तैयारी चल रही है पटना में? देखिए, बिल्कुल निहारिका, जो महागठबंधन की बात लगातार की जा रही है और भी पार्टियों को इसमें जोड़ने की बात है। आज जब नीतीश कुमार यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे भी ये सवाल पूछा गया कि क्या ये जो महागठबंधन विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो किया गया था ये आगे जारी रहेगा या नहीं। तो उन्होंने खुलकर इस पर कुछ भी नहीं कहा। इन्होंने ये जरूर कहा कि आगे हम इसमें और भी कई पार्टियां हैं, उसे भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निहारिका ये है कि जो महागठबंधन का नेता की जो बात आएगी, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव में पार्टियां जाएगी तो वहां पर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा कारण होगा, और उसके आधार पर भी वोट शेयर बढ़ता है तमाम पार्टियों के लिए। तो कौन मुख्यमंत्री होगा, गठबंधन का नेता कौन होगा, ये नाम जो कह सकते हैं चयन करना इस महागठबंधन के लिए सबसे शुरू हो जाएगा। विक्रम राव जी, एक बहुत क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से, क्या ये क्षेत्रीय ताकतें हैं, क्षेत्रीय पार्टियों का कद है वो बढ़ रहा है, या कुछ न कुछ केंद्र से गलती हुई है जिसका खामियाजा तमाम राज्यों में देखने को मिला है? एक क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से। यार, क्या ध्रुवीकरण सोच में तो होती जा रही है। क्योंकि इतिहास रहा चुनाव का कि एक साल बाद उपचुनाव हुए हैं तो सरकारी पार्टी हारी है। यहाँ तो 3 महीने के अंदर ही सरकारी पार्टी हारने लगी, उसकी सीटें चली गई। ये तो मंथन का प्रश्न है अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखेगी और इस तरह गैर भाजपाई पार्टियों के एकीकरण को रोक पाएगी, ये प्रश्न है। अगर ये स्ट्रैटेजी नहीं भारतीय जनता पार्टी की तो कांग्रेस जैसी स्थिति हो जाएगी। गैर कांग्रेसी पार्टियां एक तरफ, कांग्रेस अकेली एक तरफ। बिल्कुल, और राजनीति का नया अध्याय यहीं से भी शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शिव प्रताप शुक्ला जी और विक्रम राव जी हमारे जुड़ने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए। साकेत, आपका भी शुक्रिया। इसी के साथ इस विशेष पेशकश में बस इतना ही।